और इस वक्त एक अहम खबर हिंदुस्तान पाकिस्तान से आम पड़ोसी वाले ताल्लुकात को बरकरार रखेगा और हिंदुस्तान मसाइल को परम तरीके से हल करने का पाबंद रहा है। इस वक्त एक अहम खबर, अहम मसलों पर हमारे रुख में कोई तब्दीली नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आया है। और हिंद पाक के ताल्लुकात पर MEA का बयान, जिसे काफ़ी अहम समझा जा रहा है। दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान से आम पड़ोसी वाले ताल्लुकात बरकरार रखेगा। हिंदुस्तान मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने का पाबंद रहा है। हालिया दिनों जिस तरह से बातें आज सामने आई, उससे एक मुस्बत नतीजे की उम्मीद की जा रही है। जो वज़ारत ख़ारजा का बयान है उसके मुताबिक ये एक काफ़ी अहमियत का हामिल ये मामला नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से आम पड़ोसी वाले ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, ये वज़ारत ख़ारजा का बयान है। और हिंदुस्तान मसाइल को परम तरीके से हल करने का पाबंद रहा है, यानी कि माजी में भी हिंदुस्तान अपने इस अहद का पाबंद रहा है। तो इस वक्त ये बयान काफ़ी अहमियत का हामिल है कि ये वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान इस तरह से आया है ताकि सरहद के पार जो ताल्लुकात में बेहतरी आने की उम्मीद है उसे एक मजबूती मिलेगी। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। चाहे मसला बड़ा हो या छोटा, लेकिन अगर ये मसला आपसे जुड़ा है यानी हमारे नाज़रीन से जुड़ा है तो वो मसला, वो मुद्दा कह कर ही मानेंगे में हम जरूर उठाते हैं। और आज ये अहम खबर इसीलिए है कि पिछले कई दिनों से महंगाई की मार तो लगातार पड़ ही रही थी, लेकिन आज ये अहम खबर ये है कि फी सिलेंडर जो घरेलू गैस है उसकी कीमत में फिर से एक बार इजाफा हुआ है और उसकी कीमत 25 रुपए फी सिलेंडर बढ़ाई गई है। और इसी के साथ फरवरी महीने में ही ये कीमत अब 100 रुपए हो गई है, जो कि बताया जा रहा है कि दिसंबर से लेकर अब तक फी सिलेंडर यानी घरेलू गैस की कीमत जो है फी सिलेंडर 200 रुपए बढ़ गई है। साथ ही साथ एक और जो बड़ा मामला है, एक बड़ी खबर है, वो यही है कि रेलवे के किराए में भी 2 गुने का इजाफा कर दिया गया है। जी हां, कम दूरी तक सफर करने वाले रेलवे के किराए में 2 गुने तक का इजाफा किया गया है। अगर आप कम दूरी का सफर करते हैं तो उसमें 2 गुना ज्यादा अब किराया अदा करना पड़ेगा। इसके पीछे भी रेलवे का यह जवाब है कि कोरोना की वजह कर लोगों को कम सफर करने के लिए या सफर में कमी लाने के मकसद से ये इकदाम किया गया है। तो जिस तरह से लगातार पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे, पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ फरवरी महीने में 15 बार बढ़ चुके हैं और जो LPG की जो कीमत है वो अब 100 रुपए फरवरी महीने में ही सिर्फ 100 रुपए बढ़ चुकी है। इसी के साथ साथ अब जो रेलवे का जो ये इजाफी किराया है ये लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ न बन जाए, इसको लेकर आज हमारी कोशिश है कि इस पर हम जानने की कोशिश करें कि क्या जो रेलवे की तरफ से बयान है वो इस पर सही बैठता है कि क्या वाकई कोरोना के दौरान ये जो छोटे दूरी की जो रेलवे के सफर है उसमें रेलवे का सफर उसमें कोरोना से बचने के लिए ऐसे इकदाम किए गए, क्या ऐसे सही माना जाएगा। हमारे साथ इसमें खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आसिफ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान कांग्रेस के, अमित जामई तर्जुमान समाजवादी पार्टी, गुरलेस शेख तर्जुमान BJP और रियाज अहमद जो TMC के लीडर हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस ने भी इसको लेकर एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। ममता बनर्जी की आज वो तस्वीर काफी देखी गई जिसमें वो स्कूटी से जो है वो अपना सफर कर रही हैं। उनका ये एहतजाज का एक तरीका था बढ़ते ये तेल की कीमतों को लेकर। तो सवाल अब सीधा इस पर गुरलेस शेख से करना चाहूंगा, हमारे साथ BJP के लीडर मौजूद है। गुरलेस शेख साहब, सवाल सीधा यही है कि एक ऐसे वक्त में जबकि इंतखाबात का मौसम है, वजीर आजम पुडुचेरी में है, वजीर दाखिला जो है वो असम में है, नड्डा साहब जो है वो बंगाल में है और उसके अलावा जो अवाम है वो सड़कों पर है। कई अपोजिशन जमातें अलग अलग रियासतों में वो सड़कों पर आकर ये आवाज उठा रही हैं कि ये जो तेल की महंगाई है, LPG की महंगाई है और अब उस पर जो है ये कम दूरी के रेलवे का किराया 2 गुना किया गया है। इसे किस तरह से BJP या सरकार सही ठहराती है? देखिए आजम साहब, बड़ी स्पष्ट बात है
कि जो जितने बिंदु आपने कहे वे सब ही सही हैं, एक्सक्लूडिंग एक चीज को लेकर कि आवाम सड़कों पर है, और आवाम वास्तव में सड़कों पर नहीं है। क्यों सड़कों पर नहीं है? क्योंकि आवाम जानती है कि इन्फ्लेशन की दरें कितनी है। आज की आवाम वैसी नहीं है जो 70 के दशक की हुआ करती थी कि उसको कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी कहे, मैं कुछ कहूं या हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ कहे तो मान जाएगी। आवाम अध्ययन करती है और उसके बाद रिएक्ट करती है। देखिए, मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहूंगा कि डाटा झूठ नहीं बोलता। पॉलिटिशियंस झूठ बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, दूसरे बोल सकते हैं, लेकिन जो डाटा होता है वो तो यूनिवर्सल होता है। 2009 में जब यूपीए कार्यकाल की जो दूसरी सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, उसको सेकंड टाइम बहुमत मिला था, तो उस समय भारत में इन्फ्लेशन की दर थी 10.88%। 2010 में यह इन्फ्लेशन की दर थी 11.99%। फिर 2013 की बात करें तो 10.91%। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में इन्फ्लेशन की दर आ जाती है 6.35%। गुरलेश शेख साहब, अभी क्या सिचुएशन है मुझे ये बताइए, क्या अब से पहले 100 रुपया फी लीटर पेट्रोल हुआ करता था? अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। देखिए, अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो होता है ना, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, आप भी माइक्रो की बात ना करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें 3-4 प्रकार के मेजरली इन्फ्लेशन होते हैं। और उसमें 4 प्रकार के कौन से होते हैं? एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में मल्टीपल कोर सेक्टर यदि इन्वॉल्व होता है तो देश में, किसी भी देश हो, उसके अंदर इन्फ्लेशन की दर बढ़ती है। दूसरा होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति भारत में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि महंगाई की जो दर है। अमित जामी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान है अमित जामी। गुरलेश साहब कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाइपर इन्फ्लेशन। क्या आवाम ये समझती है? क्या आवाम ये नहीं समझती है कि महंगाई पहले कम थी अब बढ़ गई? क्या है इसका जवाब? आपको देखना है कि आपको सीरियस बात करने वालों को। विशाल साहब, सबसे पहले मैं आपको बहुत बारीकी से कुछ बात, अगर ये जनाब चुप हो जाए तो मैं ठीक है, जी बोलिए। जी देखिए, 1991 के बाद जो न्यू लिबरल पॉलिसी इस देश के अंदर नरसिम्हा राव जी की क़यादत में जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर आई, और जितनी भी राष्ट्रीयकृत कंपनियां थी, हमारे पीएसयूज थे, उनमें जो है उनको बेचने का काम शुरू हुआ, जिसको कांग्रेस ने शुरू किया। उसके बाद जो है 2014 में कांग्रेस को उसको भुगतान करना पड़ा, क्योंकि देश के अंदर प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट संसद के अंदर पटल पे रखी गई, उन्होंने कहा कि देश के 78 करोड़ लोग 8 रुपए से 20 रुपए पे गुजर बसर करते हैं। ये कांग्रेस के जमाने का हाल था, और इसलिए पूरी जनता में गुस्सा था, और कांग्रेस को 2014 में देश की जनता ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने गरीबी पर, महंगाई पर कंट्रोल न करते हुए अंबानी साहब के साथ अपनी एकजुटता को दिखाया। जनाबे नरेंद्र मोदी जी साहब उसी सभी न्यू लिबरल पॉलिसीज को, कोई इसमें बदलाव नहीं है, लेकिन इन्होंने और गंदे तरीके से इस देश की भारत मां के एक एक टुकड़े को, मतलब मैं कह रहा हूं भारत मां के एक एक टुकड़े को, हमारे जो भेल था, सेल था, हमारी जितने पीएसयूज थे, नरेंद्र मोदी जी ने बेचने का काम शुरू किया। एमटीएनएल देश में खत्म कर दिया। जियो का प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। इस देश के अंदर कृषि नीति जो हुई है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है, लेकिन ये जो भाजपा के बहुत ही ज्ञानी प्रवक्ता जी है, इनको दिख ही नहीं रहा है कि वो कौन जनता है, क्या वो भारत की जनता नहीं है। फिर आप रेलवे, जो कमाऊ पूत माना जाता था हमारे भारत देश का, कि रेलवे कमाऊ पूत है, मतलब रेलवे हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन मोदी जी ने उसको भी बेचने का काम अपने मित्रों को शुरू कर दिया। अब सवाल देखिए क्या है ना, देखिए विशाल साहब, कि ये जो फिज्जू मियाँ है, ये जो फकड़ू मियाँ है, ये जो खदेरन जी हैं, ये तो 10 रुपया 20 रुपया लेके 25 रुपया लेके ट्रेन से चलते हैं। जब निजीकरण होगा तो खदेरन जी ट्रेन से नहीं चल पाएंगे। पेट्रोल, हमने याद है कि जब 73 रुपए था मनमोहन जी के जमाने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और ये स्मृति ईरानी जो हमारी सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, ये लोग सड़क पे 2 रुपया बढ़ने पे नौटंकी करते थे। लेकिन आज देश के अंदर 100 पार कर गया है, 100 के आसपास पूरे देश में हो गया है, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती है कि प्रधानमंत्री जो है वीआईपी रैलियां कर रहे हैं, मुझे सरदार पटेल जी का नाम मिटा के विशाल जी अपना नाम स्टेडियम पे रख रहे हैं। जी, मैं गुलरेज साहब छोटा सा एक रिएक्शन दीजिए आपको, अभी मैं आपको और सुनूंगा, उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान भी गुलरेज साहब से छोटे रिएक्शन लेते हैं। जी गुलरेज साहब।
सुन ले आप थोड़ा सुन ले। देखिए मैं बड़े कायदे से सुन रहा था, थोड़ा कायदा आप भी दिखा दे प्लीज। ये जो बातें कर रहे हैं ना पूरी तरह से पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। मैं जो बातें कर रहा था बतौर इकोनॉमिक्स के एक छात्र के रूप में कर रहा था। आपको देश में अभी इन्फ्लेशन की जो दर है पॉलिटिकल डिबेट करने आए हैं दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, आप ये बताइए इमामत करने आए हैं की दर कितनी है अभी? इमामत करने आए हैं, बताइए जीडीपी कहां पर है? जीडीपी कहां पहुंची है? जीडीपी कहां पे है? जो बात कर, इस देश की जीडीपी कहां पर है? जीडीपी ग्लोबल देश के अंदर बेरोजगार नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में कितने लाख लोगों को बेरोजगार बनाया है? हमें बताओ हमको। पीके भी सुन लीजिए यार, अरे हमें बताओ। एक मिनट गोरे साहब टीएमसी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होने वाला है अब, और मगरबी बंगाल में, केरल में, असम में, पुदुचेरी में, तमिलनाडु में इंतखाबात होने हैं और ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है ये तेल की कीमतों के बढ़ने के खिलाफ उन्होंने स्कूटी से अपने सफर की शुरुआत की है। हमारे साथ टीएमसी के लीडर भी मौजूद हैं रियाज अहमद साहब। जो गुररेज शेख साहब कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, जो एक नेचुरल फिनोमेना है, उससे हम अलग नहीं हट सकते। क्या सियासत उस नेचुरल फिनोमेना से अलग हटने का नाम नहीं है? रियाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस नासीज को अपने साथ में जोड़कर और हम कलाम करने का मौका दिया है। गुलरेज साहब जो कहानी सुना रहे थे, बीजेपी में देखिएगा एक से एक लीडर लोग हैं। इनके जो मुखिया है वो भी हमेशा मन की बात कहानी सुनाते हैं। लेकिन बीजेपी में प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग होती है, उनको सुन लीजिए कहानी, सुन लीजिए ये कहानी और किस्सा, सुन लीजिए कहानी और किस्सा कहने का बहुत सा मौका मिल जाएगा। आप ये बताएं कि पिछले 70 साल में कभी आपने देखा है कि 100 रुपया में किरासन तेल बिक्री हो रहा है, 100 रुपया लीटर में पेट्रोल बिक्री हो रही है, और ममता बनर्जी ने न सिर्फ आज आंदोलन ही किया बल्कि स्कूटी नहीं चलाई, बल्कि ममता बनर्जी ने अपने टैक्स के पैसे में से 1 रुपया कम कर दिया है। आज आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आज आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। गरीबों के पे आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, न किसी का विकास हो रहा है बल्कि गरीब हो रहे हैं। आप अंबानी और अडानी को मजबूत कर रहे हैं। मैं देखिए रियाज साहब, ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है वो अपनी जगह पर है। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि क्या जो आम आवाम है, आम आवाम से मतलब यही है जो रोजाना खाते कमाते हैं, जो छोटे छोटे सफर ट्रेनों में बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के साथ बैठकर करते हैं। असित तिवारी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के तर्जुमान है। असित, जो रेलवे की तरफ से ये जो एक सफाई पेश की गई है कि कोरोना के वजह कर जो छोटी दूरी के सफर हैं उसके किराए बढ़ाए गए हैं 2 गुने या कहीं कहीं उससे ज्यादा भी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जा सके। क्या इस लॉजिक को सही माना जा सकता है? आज हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जब जो चुनावी माहौल में जो कैंपेनिंग की तस्वीर है, क्या वहां पर वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं, लागू हो रही हैं? असित तिवारी। चलिए, मैंने सबको धैर्य से सुना और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे बोलने का मौका देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा की। चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने उनसे पूछा था रेलवे किराए के संबंध में सवाल। रेलवे कह रहा है कि भाई कोरोना से बचाव के लिए हमने टिकट महंगी कर दी। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा रहे, इन्फ्लेशन रेट समझा रहे हैं। दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानता कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई एक आदमी तो झूठ बोल रहा होगा। या तो रेलवे की तरफ से जो बात कही गई वो गलत है, फिर ये इन्फ्लेशन का मामला है, और या तो भाजपा की तरफ से जो बात कही जा रही वो गलत है, ये कोरोना को ही रोकने का मामला है। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए ट्रेन का किराया बढ़ा देना, ऐसा इलाज तो पहली बार मैं सुन रहा हूं। भाई साहब, जब कोरोना से बचाव ही करना है तो फिर भाजपा और संघ के लोग सारे घरों में डकैतियां कर लें,
किसी के पास कुछ बचेगा नहीं तो ट्रेन क्या, वो घर से भी बाहर नहीं निकलेगा, वो दुकान पर भी नहीं जाएगा, उससे कोरोना नहीं होगा और कोरोना का प्रसार रुक जाएगा। देश के हर एक नागरिक के घर में इन्हें डाका डाल देना चाहिए और इतनी फूटी कौड़ी नहीं छोड़नी चाहिए कि अपना मुंह लेके। गुलरेज शेख साहब, मैं आपके पास आता हूं रिएक्शन के लिए। रेलवे किराया में इजाफे का क्या मकसद हो सकता है? सर अपनी विचारधारा के गोले मत दागे। आज हिंदुस्तान इन गोलों को खाने के लिए पसंद नहीं करता आपको तो मुंह काला कर दिया हिंदुस्तान ने। अभी परसों गुजरात के चुनाव हुए, मुंह काला हुआ कि नहीं हुआ? मुंह काला हुआ कि नहीं आपका? गुलरेज साहब, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। रेलवे का किराया अगर बढ़ाया गया है और यह बताया गया है कि छोटी दूरी यानी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मुझे यह जानना है कि यह 30 से 50 किलोमीटर तक का सफर कौन ज्यादा करता है? और वो अगर 25 रुपया से आप 55 रुपया देगा या 30 से 60 रुपया देगा, आप इसे कैसे जायज ठहराते हैं गुलरेज साहब? देखिए आजम भाई, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कोरोना का काल चल रहा है। उस कोरोना के काल में आवश्यकता हर चीज की है। सबसे पहले तो आपको हाइजीन रखनी है, सैनिटाइजेशन करना है, दूरियां बनाकर बिठानी है, आपको आधे लोगों की भर्ती करनी है। तो आप अरे सुन लो यार, गरीबों का खून चूसिएगा। मैं इकोनॉमिस्ट, माइक्रो इकोनॉमिस्ट सब पे बात। अरे गरीबों का खून चूसिएगा। सुनो यार, तेल का दाम बढ़ाइएगा, रेल का किराए का दाम बढ़ाइएगा। सुन लो, हिंदुस्तान की जमीनें बिक्री कर रहे हैं, सब तो बिक्री कर दिए, हिंदुस्तान बिक्री कर दिए। देखिए किसी को क्रॉस करना उसका भी एक तरीका है। गुलरेज साहब थोड़ा टेम्परामेंट लूज ना कीजिए प्लीज। तहजीब के दायरे में सारी बातें, तहजीब के बारे में दायरे में बातें होनी चाहिए। आपके नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, समझिए ना। देखिए बात ही नहीं करने दे रहे ना, यही तो इनके आते। सदन में भी हंगामा करते हैं, टीवी पे भी हंगामा करते हैं, तो जो बात होना चाहिए डाटा सहित होती ही नहीं है। देखिए आप बताइए, जब 50% कैपेसिटी पर रेलवे चलेगी, बात करिएगा, चलिए रेल का किराया बढ़ा के बात करिएगा, पेट्रोल का दाम बढ़ा के बात करिएगा, डीजल का दाम बढ़ा के बात करिएगा। ठीक है, मैं देखिए आप लोग सुन तो लीजिए पूरी बात। असितनाथ तिवारी, आप अभी जो सवाल कह रहे थे कि माइक्रो और मैक्रो, मैंने उसी सवाल को गुलरेज साहब के सामने रखा था। थोड़ा सुन लेते हैं गुलरेज साहब को। गुलरेज साहब, मुझे रेलवे में बढ़ते किराए का की एक जवाब दे दीजिए मुझे, इसका क्यों बढ़ाया गया किराया? आजम जी, एक बात है कि हमको, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर हूं और उस लिहाज से भी बात करूंगा, न केवल पॉलिटिशियन के हिसाब से। आज के समय जब कोरोना विस्तार दिख रहा है, हमको दिख रहा है वापस से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग पूरी पालन करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर की दूरी हो, पूरा सैनिटाइजेशन हो, आपको मास्किंग की तो खैर खुद पैसेंजर करता है, तो सैनिटाइजेशन की भी कॉस्ट होती है। सीधे आप ये देखिए ना, 50% लोग, अगर 100 लोग बैठते थे एक डिब्बे में, तो आज 50% को ही बिठाया। ठीक है, आपका जवाब पूरा हो गया। अमित जामे, क्या ये जवाब सही है? ये लोगों के लिए मान्य होगा? अमित जामे, ये अफीम की जो चरस कि जब आधे लोगों पूरे देश को डबल करना ही धर्म की अफीम में इन्वॉल्व करके भारतीय जनता पार्टी जनता को ये बता रही है कि बेटा तुम्हारा किराया हमने इसलिए बढ़ा दिया है कि तुम ज्यादा सफर ना करो, और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में रैली करें। उसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है। किराया इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप निजी ट्रेनें चल रही, जो उसके मालिकान हैं, जो प्रधानमंत्री के घर में जी हुजूरी करते हैं, उनकी जेब भरने के लिए और गरीबों पे बोझ बढ़ाने के लिए। ये गरीब विरोधी फैसला है। ये भारत की जनता को समझ में आ रहा है सीधे सीधे। और डॉक्टर माइक्रो इकोनॉमिस्ट साहब, आप तो दो चीज है माशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दे, डॉक्टर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी, अच्छी बात है। ये जरा समझाइए आप। मैं आ रहा हूं आपके पास गुलरेज साहब, आ रहा हूं, सुनते हैं पहले जी। निजीकरण कर दोगे, पूरे रेल को बेच दोगे, तो ये जो लाखों एम्प्लॉइज हैं कहां जाएंगे? जिनका करोड़ों लोगों का जो रोजी रोटी चल रहा है, उनका परिवार जुड़ा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी है। ठीक है गुलरेज साहब, थोड़ा सब्र कीजिए। मैं फिर से एक बार जाता हूं रियाज साहब के पास। रियाज अहमद साहब, खासतौर से बंगाल बिहार में जो लिंक है, वहां पर ज्यादातर जो वहां पर डेली वेजर्स हैं वो ट्रेनों से सफर करते हैं। क्या इस पर उसका असर पड़ेगा? क्या इसको हम इंतखाबी माहौल से देख सकते हैं जोड़कर?
जी जी, पूरा पूरा असर पड़ेगा। ये गरीबों पर मार है। आप बताएं कि कोरोना हुआ है तो लोग रियायतें देते हैं और ये लोग कोरोना में लूटपाट मचाए हुए हैं। आप बताइए कि ट्रेन का किराया बढ़ा है कोरोना की वजह से, गैस का दाम क्यों बढ़ा है, वो भी कोरोना की वजह से, डीजल का दाम बढ़ा वो भी कोरोना की वजह से, पेट्रोल का दाम बढ़ा वो भी कोरोना की वजह से। जो पेट्रोल हम लोग श्रीलंका को सप्लाई करते हैं और श्रीलंका में 52 रुपया लीटर है और हमारे यहाँ 100 रुपया लीटर है, ये बोल रहे हैं कोरोना कोरोना। और प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपया का फ्लाइट में घूम रहे हैं कोरोना। अब अगर आपको पैसा लेना है तो सीधा सीधी डकैती करिए आप लोग। असित तिवारी, एक बार और आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। ये जो सवाल उठा रहे कि कोरोना के वजह कर कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या जवाब है इस पर? देखिए, पूरी दुनिया के शासक, चुने हुए शासक या राजतंत्र भी कहीं है तो जब मुश्किल में जनता होती है तो उसे रियायत देती है, उसे सुविधाएं देती है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां आम आदमी के रोजगार जब छिन गए, वो बुरी तरह से मुफलिसी में है, मुश्किलों में है, तो उसे सरकार लूट रही है, हर तरह से लूट रही है। अब देखिए, ये जो पूरा खेल है ना, अभी तक सतही बहसें हो रही हैं और ये भाजपा का कमाल है कि वो डॉक्टर भी होते हैं, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, दुनिया के हर इष्ट वही होते हैं, ले दे के होते कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कमाल के इंसान है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं विशाल जी कहना चाह रहा हूं, थोड़ा वक्त दीजिएगा। कमाल इंसान इस मायने में है कि झूठ, सफेद झूठ जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल सकते हैं, शायद इस धरती पर कोई बोल सकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार दोषी है। ये देखिए कितना सफेद झूठ है, मैं आपको अब बता रहा हूं। 2014 तक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो अपने देश में 37.78 मिलियन टन घरेलू उत्पादन होता था पेट्रोलियम का। 2019-20 में ये मात्र 32.17% है उत्पादन। 15% घरेलू उत्पादन घटा। जब घरेलू उत्पादन घटा तो आयात पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हम 88% आयात पर निर्भर हो गए हैं। तो एक तो ये समस्या है। अब ये क्यों हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रति लीटर पेट्रोल पर 33 रुपए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लेना शुरू किया है। 33 रुपए 1 लीटर पर एक्साइज ड्यूटी। भाई उसी में 15 रुपए कम कर दो ना, पेट्रोल ऐसे ही सस्ता हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन है? मैं तो आपको रोकूंगा। गुरुदेव साहब, आरबीआई के गवर्नर ने भी ये सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मरकज और रियासत की हुकूमतें इस बारे में कदम बढ़ाएंगी और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये तेल की कीमत कम हो जाएगी। क्या ये मुमकिन है? क्या मरकज अपना टैक्स कम करेगा? मुझसे पूछ रहे हैं? गुलरेज सिंह साहब, आपसे पूछ रहा हूं। जी देखिए, हमने निर्मला सीतारमण जी को सुना और उन्होंने बड़ा स्पष्ट मीडिया के सामने एक बात कही थी कि मैं इधर उधर की कोई बात करने से मतलब ही नहीं है। भारत के लोग चाहेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्डली चाहेंगे कि जो कीमतें हैं वो स्लैश डाउन हो। वो कीमतें डेफिनेटली स्लैश डाउन होना चाहिए और ये वेल कोऑर्डिनेशन जब केंद्र और राज्यों के बीच में हो तभी हो सकता है। आप ये देखिए कि कितना प्रतिशत जो है वो केंद्र वसूल करता है एक्साइज के रूप में और कितना राज्य करते हैं। आप देखेंगे कि राज्य ज्यादा करते हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र से मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि सबसे महंगा पेट्रोल हिंदुस्तान में कहां है? वह राजस्थान में है। राजस्थान की सरकार के जो, चलिए, सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि ज्यादातर स्टेट्स में आपकी या आपकी जो हलीफ जमातें उनसे उनके साथ मिलकर सरकारें हैं, कहां कहां आपने कम कर दिया? सवाल इसको लेकर होगा। अवाम यह जानना चाहेगी कि फरवरी महीने में 15 बार पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं। अवाम यह जानना चाहेगी कि फरवरी महीने में 100 रुपए फी सिलेंडर महंगा क्यों हो जाता है। और अवाम यह जानना चाहेगी कि कम दूरी में सफर करने वाले का किराया ज्यादा क्यों बढ़ाया जाता है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि 5 रियासतों में तारीखें जो ऐलान होनी है इलेक्शन की, क्या उससे पहले कुछ तब्दीली होगी? बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास प्रोग्राम में, खास मौजूद में हमारा साथ देने के लिए। इजाजत दीजिए, आदाब। इन्होंने